अब बात करते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेशन की। सो नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का क्या मतलब हुआ? जो पेरेंट्स में जो कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलता है उसकी बजाय कुछ नई वैरायटी अगर हमको देखने को मिल रही है आने वाली प्रोजेनी में, तो वो चीज़ कहलाती है रिकॉम्बिनेशन। ये लिंकेज का ठीक उल्टी बात हुई। लिंकेज में जहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी कि कोई भी दो कैरेक्टर के लिए दो जो जीन्स होते हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कोई भी दो जीन्स जो हैं वो आपस में लिंक ना होके उनमें कितनी चांसेस हैं कि वो एक दूसरे से सेग्रीगेट हों, असॉर्ट हों और दूसरे नए कॉम्बिनेशन बना के उनसे नए कॉम्बिनेशन बने। तो वो चीज़ कहलाती है हमारा रिकॉम्बिनेशन। दैट मीन्स नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, पेरेंट्स के अलावा किस तरीके से और जीन के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन। अब रिकॉम्बिनेशन जैसा कि हमने बात करी थी लिंकेज में कि एक था इनकम्प्लीट लिंकेज और एक था टोटल लिंकेज, तो वैसे ही अगर हम रिकॉम्बिनेशन की बात करें तो एक जगह आएगी लो रिकॉम्बिनेशन और एक जगह आएगा हाई रिकॉम्बिनेशन। अकर्स व्हेन जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम्स आर टाइटली लिंक्ड, अगर जो जीन्स जो हैं वो बहुत पास पास हैं, टाइटली लिंक्ड हैं, तो उनमें रिकॉम्बिनेशन की संभावना जो होगी वो कम होती चली जाएगी। एग्जाम्पल, जीन्स of white and yellow are tightly linked and show only 1.3% recombination। तो अभी जो हम लोगों ने बात करी थी कि किस तरीके से मॉर्गन ने अलग अलग जीन्स को स्टडी किया, लिंक जीन्स को स्टडी किया और ये चीज़ पता करी कि कोई से दो कैरेक्टर जो है वो आपस में किस तरीके से लिंक्ड हैं, तो वहाँ पे उन्होंने पाया था कि जो Y और W जीन्स हैं उनमें रिकॉम्बिनेशन की संभावना बहुत कम होती है और ये जो जीन्स हैं वो काफ़ी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड हैं। तो ये जो चीज़ कहलाई थी, जहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी कि उनमें कंप्लीट लिंकेज है या लिंकेज बहुत टाइट है, उसी चीज़ को हम बोलेंगे उनमें रिकॉम्बिनेशन की संभावना कितनी है, वो लो है, उनमें रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। वहीं हाई रिकॉम्बिनेशन की बात क्या होगी? जहाँ पे लिंकेज कम होगा या लिंकेज के होने की संभावना कम होगी, उस चीज़ को हम बोलेंगे हाई रिकॉम्बिनेशन वाला एरिया, जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होंगे, पेरेंट्स से हमको डिफरेंट वैरायटी देखने को मिलेगी या पेरेंट्स के कैरेक्टर से डिफरेंट कैरेक्टर्स हमको देखने को मिलेंगे, नए नए वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। ऑकर्स व्हेन जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम्स आर लूजली लिंक्ड, जब क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स हैं वो लूजली लिंक्ड होते हैं। लूजली लिंक्ड मतलब उनका जो डिस्टेंस है वो आपस में एक जीन से दूसरे जीन का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। एग्जाम्पल हैं, जीन्स ऑफ वाइट एंड मिनिएचर आर लूजली लिंक्ड एंड शो 37.2% रिकॉम्बिनेशन। जो हमने वाइट और आई और मिनिएचर विंग्स का जो हमने जीन्स देखे थे, उनका जो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज है वो 37.2% है। दैट मीन्स हमको वो अलग अलग कैरेक्टर्स में अलग अलग वेरिएशंस दिखाते हैं। तो ये चीज़ कहलाएगी, ये वाला जो चीज़ कहलाएगी, इसमें हाई रिकॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटी है। In Drosophila, eye color and body color genes are linked, show less recombination, and eye color and size of wings are quite apart, showing more recombination। तो ड्रोसोफिला में जो हम लोगों ने बात करी कि जो आई कलर और बॉडी कलर के जीन्स हैं वो आपस में काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड होते हैं। वहीं अगर हम बात करें आई कलर की और साइज ऑफ विंग्स की, तो ये काफ़ी ज़्यादा दूर है। इसी के कारण इनमें जो इन कैरेक्टर्स में जो डिसोसिएशन है या एक दूसरे से अलग होने की संभावना है, अपने प्रोजेनी में नए वेरिएशन दिखाने की संभावना है, तो वो इन जीन्स के साथ में ज़्यादा है। द फ्रीक्वेंसी, एक क्वेश्चन लेते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स वाज एक्सप्लेन्ड बाय। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ समझने की बात है, हम लोग बात कर रहे हैं कि जो मॉर्गन है उन्होंने लिंकेज को डिफाइन किया था और उन्होंने ये चीज़ पाई थी कि किस तरीके से कोई से भी दो कैरेक्टर के जो जीन्स होते हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या चीज पूछी जा रही है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ये जो द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, इस चीज को, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन को
हम जीन्स को किसी भी क्रोमोसोम्स के ऊपर अरेंज करने के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये चीज किसके द्वारा डेवलप करी गई थी? तो ये चीज डेवलप करी गई थी, उनके एक स्टूडेंट थे एल्फर्ड स्टर्ट वेंट, इनके द्वारा ये चीज डेवलप करी गई थी। और इन्हीं ने मॉर्गन के सम्मान में कह लीजिए सेंटी मॉर्गन यूनिट दिया था, जो है कि जीन्स का आपस में कितना डिस्टेंस होता है, एक जीन से दूसरे जीन का कितना डिस्टेंस है, वो चीज को इन्हीं ने प्रपोज किया था, एल्फर्ड स्टर्ट वेंट। So Alfred Sturtevant explained chromosomal mapping on the basis of recombination frequency, which is directly proportional to distance between two genes on same chromosomes. सेम ही क्रोमोसोम्स पे जो दो जीन्स हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, इस चीज को एल्फर्ड स्टर्टवेंट ने एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पे आप ये चीज देख पा रहे हैं कि इन्हीं रिकॉम्बिनेशन, वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट टाइप के बीच में जो रिकॉम्बिनेशन आने की संभावना है किसी भी कैरेक्टर्स को लेके, वो चीज को किस तरीके से उन्होंने रिकॉम्बिनेशन कितनी फ्रीक्वेंसी है उसको लेते हुए किस तरीके से उन्होंने ये चीज को एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स पे जमा के दिखाया था। Gene mapping describes the method used to identify the locus of a gene and the distance between genes. Genes mapping can also describe the distance between different sites within a gene. The essence of all genome mapping is to place a collection of molecular markers onto their respective position on the genome. और यही जो जीनोम प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका यही बेसिस बना, जिसके ऊपर ये क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स किस तरीके से पर्टिकुलर अरेंज हो पाएंगे।